भारत के इतिहास को समझने से पहले देखते हैं कि मुगलों की ऐसी क्या स्थिति हुई थी कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और एक एक राज्य को कैप्चर कर करके हमारी पूरी सत्ता को, भारत को पूरे कंट्रोल में लिया। आधुनिक भारत का इतिहास को पढ़ने समझने से पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि मुगल सत्ता इतना कमजोर कैसे हो गई थी। मुगल के कई प्रांत, अवध, हैदराबाद, बंगाल, कुशल नेतृत्व न होने के कारण बड़ी बड़ी प्रांत क्या हो गई थी, अलग अलग हो गई थी। इन सब की बातें तो हम पिछले वीडियोस में कर ही चुके हैं कि अवध कैसे अलग हुआ था, बंगाल कैसे अलग हुआ था और हैदराबाद कैसे हुए थे। लेकिन उससे भी बुरी स्थिति मुगलों के साथ ये हुई थी कि समय समय पे हिंदुस्तान पे कई विदेशी आक्रमण यहाँ पे होते रहे। और लेकिन मुगलों को यूं कहें कि हम बात कर लें कि जब विदेशी आक्रमण होते रहे तो मुगलों की स्थिति तो खराब होती ही गई। मुगलों की स्थिति ही खराब ही नहीं हुई, पूरे हिंदुस्तान की कमर टूट गया था। भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए, उसमें से उसी आक्रमणकारियों में से एक आक्रमणकारी नादिर शाह का भी हुआ था। और यह कहानी क्या ही कहें, भारत की दुर्भाग्य का दिन था। भारत का दुर्भाग्य का ही दिन नहीं था, भारत का इस दिन से इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन क्या हो सकता है। हम बात कर लें तो दिनांक, समय था 11 मार्च 1739 का दिन, जो दिल्ली के दुर्भाग्य का दिन था। ईरान का लुटेरा दिल्ली में आता है और सुबह 8 साढ़े 8 बजे के समय लाल किला से निकलता है, अपने घोड़े पर बैठा हुआ, हाथ में तलवार जो अभी तक म्यान में थी, और उसके आसपास सैन्य अधिकारी थे जो उनके हाथों में तलवार और भाले लिए हुए थे। नादिर शाह लाल किला से आगे की ओर चांदनी चौक की ओर बैठता है। चांदनी चौक उस समय चांदनी चौक बाजार के ठीक मध्य में थी। उसके मध्य में एक पुलिस थाना भी थी और उसके ठीक मध्य में एक मस्जिद थी। उस मस्जिद में जाकर के पहुंचता और उस मस्जिद की जो गुंबद थी ना, वो सोने की बनी हुई थी। हम बात कर लें कि अपने वहां पे तलवार निकालता है उस मस्जिद में जाने के बाद और मस्जिद के बाहर जाने के बाद, और तलवार निकालने के बाद आदेश देता है। म्यान से तलवार निकालने का मतलब ही क्या होगा कि अब कोई भी कायदा कानून नहीं, अपनी सैनिकों को खुली छूट दे देते हैं कि दिल्ली की सड़कों पे जाइए, दिल्ली के लोगों को घरों में जाइए और जहां दिखे, जैसे भी लोग दिखे, उन्हें लूटपाट करो, उनको मारो। ये सुबह 9 बजे उसका आदेश था। और ईरान के लुटेरे नादिर शाह की ओर से सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक मात्र 5 घंटों में ही उस दैत्य की सेना ने दिल्ली में लगभग 1 लाख लोग से अधिक लोगों को मार दिया। दिल्ली की सड़कों लाशों से पट गई और दिल्ली के महिलाओं को आबरू लूटी गई। यहां तक कि दिल्ली में जो लोग थे स्वयं अपने बहू बेटियों को जान से मार दे रहे थे, उनकी मौत की घाट उतार दे रहे थे कि ताकि इस दैत्य के हाथों में न पड़ जाए। बहुत सारे औरतों ने कुएं में कूद करके आत्महत्या की। दिल्ली के अंदर जो नालियां बह रही थी उसके अंदर से रक्त उफन उफन करके बह रहे थे। उस समय एक व्यक्ति ने जो स्वयं वहां पे मौजूद था, दिल्ली के कत्लेआम को देखा, उनका नाम था आनंद राम। उनके द्वारा लिखा गया है और वो बोलते हैं कि भले जामा मस्जिद का एरिया हो, दरीबा बाजार हो, चांदनी चौक का इलाका हो, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया था। उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था और यह सब क्यों हुआ था और इसका क्या रिजल्ट हुआ, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसा क्या हुआ था कि ईरान का लुटेरा नादिर शाह, जो करनाल के मैदान से ही वापस ईरान लौट जाता, लेकिन मुगलों की आपसी ईर्ष्या ने उसे आमंत्रित कर दिया कि आओ हमें लूटो। पहले दिल्ली को लूटा, फिर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के आदेश पर मुगल सैनिकों ने, मुगल अधिकारियों ने खुद अपनी जनता को लूटा, ताकि उस नादिर शाह की पैसे की भूख को मिटाया जा सके और जनता को उनकी तलवारों से शांत किया जा सके। मैं संपूर्ण विषय पे बात करूंगा। इस वीडियो के लिए जो सोर्स लिया गया है वो लेटर मुगल्स, विलियम इरविन के द्वारा लिखा गया किताब से लिया गया है, एवं मेरे अध्यापक, मेरे गुरु मणिकांत सिंह के नोट्स और उनके क्लास का कंटेंट लिया गया है जिनसे मैं पढ़ा हूं। मैं राजीव रंजन। आइए शुरू करते हैं नादिर शाह के परिचय से, और यह भी बात कर लेते हैं कि उस समय क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रही कि नादिर शाह के लिए दिल्ली पर हमला करना और दिल्ली से मुगलों की इस अकूत संपदा को लूटना इतना आसान हो गया था। दिल्ली इतनी कमजोर कैसे हो गई थी। नादिर शाह जो ईरान का शासक था, सन 1736 से लेकर के 1747 ईस्वी तक अवसरिक साम्राज्य का संस्थापक था। सन 1736 में
वह शाह बनता है। नादिर शाह बड़ा ही सामान्य परिवार से था, वो गडेरिया परिवार से था, ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही शाह फैमिली से था, कोई राजवंश से था, वो गडेरिया परिवार से था। और अपनी कुल वो नादिर शाह कोई शाह फैमिली से तो था नहीं, अपनी चतुराई की वजह से वो वहां का ईरान का शाह बनता है। 1736 में वो वहां का शाह बनता है और उस समय में भारत की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, मुगल पतन की ओर थे और मुगलों की स्थिति कमजोर हो चुकी थी। खैर, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और उसके बाद कुछ ही वर्षों में दिल्ली ने 6 मुगल शासक देख चुके थे। मुगल शासक औरंगजेब के समय मुगलों की सत्ता ठीक ठाक थी, बहुत प्रभाव में था और साम्राज्य उनका काफी बड़ा था। हालांकि दक्षिण से हम बात कर लें तो दक्षिण से शिवाजी के नेतृत्व में मराठों द्वारा चुनौती दी जा रही थी, मुगलों को बार बार चुनौती दी जा रही थी। और मराठे की जो बात है वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। और इन सबको देखने के लिए कि उस समय की परिस्थिति कैसे थी, भारत की हम राजनीतिक मैप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस समय में भारत की राजनीतिक मैप कैसी थी। देखते हैं। अब भारत की हम लोग राजनीतिक मैप को देखते हैं कि उस समय में भारत की राजनीतिक मैप कैसी थी। ये जो मैप है 1751 का है। हम 3 पॉइंट्स को देखते हैं। एक हमारा काबुल दिख रहा होगा यहाँ पे, एक गजनी इन दोनों के बीच में, और एक कांधार है। काबुल, गजनी, कांधार ये भारत के किसी भी शासक का इस पे अगर कंट्रोल रहा तो विदेशी आक्रमण का खतरा कम रहा है। और काबुल, गजनी, कांधार ये जो लाइन बन रही है इसी को भारत की वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति कहा जाता है। भारत की वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति कहा जाता है। तो जब भी किसी भी शासक के समय में तीनों पॉइंट्स पे अगर उनका कंट्रोल रहा तो विदेशी आक्रमण का खतरा कम रहा, क्योंकि उधर से ही विदेशी, जब भी कोई विदेशी आक्रमण हुए हैं तो कांधार से, गजनी से और काबुल से ही आ सकते थे। और अगर ये तीनों पॉइंट्स पे भारत के शासक के कंट्रोल में अगर तीनों पॉइंट्स, तो इधर से विदेशी आक्रमण का खतरा कम रहता है। खैर, शाहजहां के समय से अगर हम बात कर ले तो ये जो कांधार का जो रीजन है वो ईरान के हाथ में चला गया। और जब ईरान के हाथ में चला गया तो हमेशा खतरा तो बना रह सकता था, भाई भारत पे खतरा हो सकता है। और उसी समय जैसे कि हम बात कर लिए थे कि ईरान में एक शाह बना नादिर शाह, और नादिर शाह भारत की तरफ हमेशा ललचाई निगाहों से देख रहा था। उसे बहाना चाहिए था कि भारत को कैसे लूटा जाए। नादिर शाह कई बार कह चुका था कि भारत अगर सोने की चिड़िया है तो कुछ पर मुझे भी चाहिए। खैर, भारत का दुर्भाग्य का दिन था कि उस समय में, जिस समय में नादिर शाह ईरान का शाह बना, उस समय यहाँ का बादशाह जो थे मोहम्मद शाह रंगीला थे और वो इतने योग्य शासक नहीं थे। एक्चुअली कहानी या घटना ये हुई थी कि जब नादिर शाह यहाँ पे बना था तो नादिर शाह बहाना क्या ढूंढा था कि जो कांधार का जो रीजन है, जो ईरान का रीजन है, यहाँ पे कुछ अफगान जो थे वो विद्रोह कर रहे थे। और जब अफगान विद्रोह कर रहे थे तो ये जो रीजन है कांधार का है वो तो ईरान का है। और जैसे ही जब ईरान का शासक नादिर शाह इस पे कार्रवाई करता था तो ये भाग करके काबुल चले जाते थे। अब काबुल टेक्निकली अगर हम लोग बात कर लें कि काबुल टेक्निकली तो भाई मुगल शासन के अधीन में था, तो अब बिना मुगल शासक से परमिशन लिए काबुल में तो घुस नहीं सकता था। तो बार बार उसने यही परेशानी होती थी कि जब भी वो कांधार के रीजन पे आक्रमण करता था और जो उसके विद्रोही अफगान थे उनको दबाने के लिए, तो सब भाग करके चला जाता था काबुल, और काबुल मुगल शासक में था। तो इस समस्या को लेकर के उसने क्या किया था कि चलो एक पत्र लिखा और अपना एक राजदूत भेजा, और उस राजदूत को जो नाम था उसका मोहम्मद शाह नाम था। वो आता है मुगल दरबार में आता है, और जिस समय में मोहम्मद शाह रंगीला रहते हैं, नाच गान में लीन रहते हैं, उस समय वो आकर के बोलता है कि ऐसी सी समस्या है, हमारे कंधार क्षेत्र में कुछ अफगान विद्रोह करते हैं और जब भी मैं उन पे कार्रवाई करता हूं तो कंधार चले जाते हैं। तो जब मैं इस पे कार्रवाई कर रहा हूं तो काबुल में आप सैनिक तैनात करके रखें कि ताकि काबुल के जरिए वो भारत में न घुस पाए, कि ताकि हम उसे दंडित कर पाए, उसे पकड़ पाए। खैर, ये बात उस समय इतना रंगीन मिजाज चल रहा था, नाच गान हो रहे थे, तो इतना सीरियस बात कोई सुना भी नहीं। और उसके जो राजदूत थे नादिर शाह के, उसको कह भी दिया गया कि ठीक है, कर देंगे, हो जाएगा। अब जब भी वो तो चला गया, उसका राजदूत तो चला गया, लेकिन जब कांधार पे फिर से अफगानों ने विद्रोह किया और जब इसको दबाने के लिए जब उसको सैनिक कार्रवाई किया मोहम्मद शाह नादिर शाह, तो वही हुआ जिसका डर था। फिर से इस जो अफगान भगौड़े थे भाग करके काबुल चले गए, और काबुल में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा कोई भी यहाँ पे सैनिक कार्रवाई तो रखी नहीं गई थी।
तो फिर इससे नादिर शाह बड़ा क्रुद्ध हुआ। नादिर शाह क्रुद्ध हुआ, और क्रुद्ध ही नहीं हुआ, उसे एक बहाना मिल गया कि अब हम क्या करेंगे, भारत पे आक्रमण करेंगे। और जब भारत पे आक्रमण करेंगे तो उसका उद्देश्य भारत पे को जीतना नहीं था, उद्देश्य भारत को पे शासन करना नहीं था, भारत को लूटना था। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है और मात्र 5 साल के लिए शासक बनता है। उसके बाद 1712 से 1713 तक जहांदार शाह, फिर फर्रुख सियाह, फिर रफी उद दरजात, फिर रफी उद दौला, और फिर मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर के 1749 तक शासक रहता है। जो शासक था उनको बहुत अच्छा अवसर मिला कि दिल्ली को लूटा जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के जो चरित्र था उनके बारे में उनको पहले से बातें पता चल रही थी कि कई बार मोहम्मद शाह रंगीला अपने दरबार में नंगे आ जाया करते थे। और साथ ही उतना ही नहीं हो रहा था, साथ ही मराठा की भी बढ़ती शक्तियां, क्योंकि दक्कन की तरफ से नीचे से मराठा उस पर बार बार अटैक कर रहे थे। और 1738 में जनवरी में मुगल प्रतिष्ठा की तो धज्जियां उड़ा दी गई थी, जब मराठा और पेशवा बाजीराव, मराठे की ओर से पेशवा बाजीराव और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला की ओर से निजामुल मुल्क के मध्य एक संधि हुई थी, जिस संधि को क्या कह रहे थे, दोराह की संधि कहा गया था। जनवरी 1738 में ईस्वी में मराठों ने 50 लाख रुपए लिए मुगलों से, और उसने चंबल नदी के नीचे का एरिया, जो चंबल और नर्मदा के बीच का जो क्षेत्र था, मराठों के पास चला गया। ये सारी खबरें नादिर शाह तक पहुंच रहा था कि दिल्ली तक मराठे आ गए हैं। और ये सारी खबरें जब मराठे तक पहुंच रहा था और मुगल शासक को देखा गया कि 3 दिनों तक अपने कैद में रहे मराठे के डर से, नादिर शाह के लिए बड़ा अच्छा अवसर था। और नादिर शाह ने नवंबर 1738 में ईरान से दिल्ली की ओर बढ़ता है, प्रस्थान करता है। पहले काबुल पहुंचता है। काबुल पहुंचकर उसने वहां पे एक पत्र लिखता है और बोलता है कि दिल्ली पर आक्रमण कर रहे हैं, इसके लिए कुछ तो बहाना चाहिए था। और वही बहाना लिखता है जो हम आगे मैप पे दिखा चुके थे कि उसने क्या कहता है। उसने यही बहाना कहता है कि हमारे तरफ से जो बागी हैं, जो बार बार आपके क्षेत्र काबुल में घुस जा रहे थे और मुगलों के द्वारा कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं किया गया है, इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे थे। बात कर लें पहले नादिर शाह कहाँ पहुंचता है, तो पहले नादिर शाह काबुल आता है, फिर पेशावर आता है। पेशावर के उस समय के जो मुगल सूबेदार थे उनका नाम था नासिर खां। नासिर खां पेशावर में रहता है और नासिर खां ने बहुत प्रयास किए कि जो खैबर दर्रा है ना, वो वहां रोक दिया जाए। हम बात कर लें जो पेशावर, जो काबुल का जो रीजन है, काबुल का जो रीजन है, यहाँ पे जो एक इसका मुगल सूबेदार रहता है जिसका नाम रहता है नासिर खां। नासिर खां तो शुरुआती में नासिर खां यहाँ पे ही चाहता है कि काबुल का जो खैबर दर्रा है यहीं पे रोक दिया जाए, बट ऐसा होता नहीं है। नादिर शाह बड़ी आसानी से उस नासिर शाह को क्या करता है, हरा देता है और हरा करके पास कर जाता है। और जब पेशावर पास करता है उसके बाद नादिर शाह आगे की ओर बढ़ता है और लाहौर की तरफ बढ़ता है। और लाहौर का जो सूबेदार था उनका नाम था जकारिया खां। जकारिया खां जब यहाँ आता है तो जकारिया खां ने क्या करता है कि 20 लाख रुपए देने का ऑफर देता है, और जो शाही खजाने रहता है उसके चाबी ही नादिर शाह को सौंप देता है। इन सब को करने के वजह से लाहौर को लूटपाट से बचा लिया गया था। साथ ही साथ समय आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे नादिर शाह आगे की तरफ बढ़ रही थी, दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला के पास निरंतर एक खबरें जा रही थी कि नादिर शाह भी यहाँ पहुंचा है, काबुल पहुंच गया, फिर पेशावर आ गया है, फिर लाहौर पहुंच चुका है। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा सिर्फ यही कहा जाता था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, आने दो आने दो। होते होते जब नादिर शाह आगे की ओर बढ़ने लगा तो मोहम्मद शाह रंगीला के भी अब कान खड़े हो गए और चिंता हुई, तो उसने सेना भेजी। और कहाँ पे सेना भेजी, करनाल के पास सेना भेजी। करनाल दिल्ली के आसपास में ही है, जो अभी हरियाणा के क्षेत्र में, वर्तमान हरियाणा क्षेत्र में है। करनाल एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान के पास है जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान पानीपत से लगभग 35 किलोमीटर दूर पे है। वही पानीपत जहां पे समय समय पे भारत का भविष्य तय किया गया। पानीपत का स्थान जिसने भारत का इतिहास लिखा है, और वहां से 35 किलोमीटर की दूरी पे करनाल था, जो मुगल की सेना और नादिर शाह के बीच में युद्ध होता है 1739 में, फरवरी 1739 में युद्ध होता है। और बड़े आसानी से कुछ ही घंटों में क्या करता है, नादिर शाह क्या करता है, युद्ध को हरा देता है और मुगल सेना हार जाते हैं। और मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि उनका शाही तंबू में ही रहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला तो तंबू से निकलता भी नहीं है,
और युद्ध हारने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला को क्या करता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब मोहम्मद शाह रंगीला गिरफ्तार हो जाते हैं तब स्थिति ऐसी बनती है कि भाई अब उनसे बात करने के लिए कौन जाए। तो जैसे कि हम बता चुके थे कि अवध जो क्षेत्र था, अवध और हैदराबाद, उसके जो दो अवध के नवाब और हैदराबाद के जो निजाम, जिनका नाम था निजामुल मुल्क चिनकलिस खां, दोनों योग्य थे। और निजामुल मुल्क चिनकलिस खां हालांकि ज्यादा योग्य थे। वो जब जाते हैं बात करने के लिए और नादिर शाह से बात करने के लिए जब वो पहुंचते हैं कि नादिर शाह से किस तरीके से बात किया जाए, तो नादिर शाह को वो कन्विंस करते हैं कि देखिए अब आप युद्ध तो जीत चुके हैं और आपकी असली पर्पस क्या थी, असली मकसद क्या थी युद्ध जीतने के बाद। तो नादिर शाह तो यहाँ पे शासन करने के लिए तो आया नहीं था, वो यहाँ से धन और संपदा लूटने के लिए आया था। तो निजामुल मुल्क चिनकलिस खान उसे 50 लाख रुपया दे करके यहाँ से लौटने के लिए मना लेता है। और वही 50 लाख रुपया कैसे दे रहा था, वही किस्तों में दे रहा था कि अभी आप 20 लाख रुपए ले लीजिए, पंजाब क्रॉस करेंगे तब हम आपको देंगे, और 10 लाख रुपए आप सिंधु नदी पार करेंगे तब देंगे, और 10 लाख रुपया आप ईरान पहुंचेंगे तब आपको भिजवाएंगे। वो भी 50 लाख रुपया निजामुल मुल्क ने किस्तों में बांट लिया था। अब देखिए, जैसे ही निजामुल मुल्क को सफलता मिलती, और जब सफलता मिलती तो उसकी काफी वाहवाही होने लगती। ये बात सादत खां को चुभ गई, जो अवध का नवाब था। और अवध का नवाब जो सादत का हमेशा निजामुल मुल्क से चिढ़ता था। उसको लगता था कि जैसे ही इसको सफलता मिलेगी तो जो मीर बख्शी का जो पद है ना, वो तो इसके हाथ में चला जाएगा। और मीर बख्शी का जो पद था, मुगलों का एक बड़ा ही प्रभाव, सबसे बड़ा पद था, और इस पद के लिए दोनों चाह रहे थे कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। अब जैसे ही लगा कि भाई अब ये तो सफल हो गया, 50 लाख में ही नादिर शाह को मना करके करनाल के मैदान से ही वापस कर रहा है, अब ये बात उसे काफी चुभ गई। अब देखिए कि मुगलों में कितनी आपसी प्रतिस्पर्धा थी, कितनी जेलसी थी, कितनी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या थी कि उसको बात करके देख लिए। सादत खां चुपके से जाता है और नादिर शाह के कान में कहता है कि दिल्ली चलिए, कम से कम 2 करोड़ रुपया तो हम आपको दिलवाएंगे। जैसे ही बात नादिर शाह को पता चला तो लगा कि भाई इतनी दूर से हम करनाल पहुंच गए, और करनाल दिल्ली से तो 100 किलोमीटर की दूरी पे है, तो चलो 2 करोड़ जब यही दिला रहा है तो हम 50 लाख का डील कैंसिल करते हैं और चलते हैं। कहाँ चलते हैं? दिल्ली चलते हैं। हालांकि निजामुल मुल्क चिनकलिस का पहले उनको बता चुके थे कि हमारा जो मोहम्मद शाह रंगीला है, ये मतलब इनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं है, आप वहां पे जाएंगे तो इनका खजाना खाली है, ये बैंक करप्ट हो चुका है, और हम लोग अपना खुद अलग अलग प्रांत बना लिए हैं। तो लेकिन जो सादत खां इसको भड़काया और लेकर के आ गया, दिल्ली लेकर के आ गया। अब इतना इन्विटेशन मिलना था कि वो दिल्ली पहुंच गया, और दिल्ली पहुंचा और खजाना खुलवाया गया तो सही में वाकई खजाना खाली था। अब नादिर शाह को बड़ा गुस्सा आया और पब्लिकली उसने सादत खां को कहा कि आप मुझे 2 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कीजिए, नहीं तो हम आपका खाल खिंचवा लेंगे। अब इतनी बात सुनी गई, और जैसे ही ये बात लीक हुआ तो सब सादत खां को इतनी बेइज्जत हुई और इतनी उससे शर्मिंदगी हुई कि 1739 में ही उसी समय जो सादत खां है वो आत्महत्या कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है। और चलिए, जब उस समय में नादिर शाह दिल्ली आ जाता है, खैर नादिर शाह को दिल्ली का बादशाह बनने में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, वो तो ऐसा नहीं चाह रहा था कि भाई हम दिल्ली का बादशाह बन जाए। नादिर शाह का असली मकसद था कि यहाँ से पैसा खींचना। नादिर शाह दिल्ली आ गया और शाम होते होते ऐसी अफवाह फैल गई कि मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा नादिर शाह को कत्ल हो गया है। और जब अफवाह फैली तो दिल्ली की जनता में काफी खुशी हुई, और जो उसके सड़कों पे नादिर शाह के जो सैनिक थे उनको कुछ कत्लेआम हो गए, कुछ सैनिकों को मार दिया गया। और जब कुछ सैनिकों को जब मार दिया गया तो ये सारी खबरें नादिर शाह तक पहुंच रही थी कि ऐसी अफवाह फैल गई है कि नादिर शाह की कत्ल हो गई है और आपके सैनिकों पे प्रॉपर अटैक किया जा रहा है और आपके सैनिक कुछ मारे जा रहे हैं। शुरुआती में नादिर शाह को भरोसा नहीं हुआ, उसे लगा, नादिर शाह को लगा कि हमारे सैनिकों द्वारा ही मुझे झूठी खबरें फैलाई जा रही है, कि ताकि मैं सैनिकों को पूरी छूट दे दूं कि जाओ दिल्ली के सड़कों या दिल्ली के लोगों को लूटपाट करो, क्योंकि जब सैनिक यहाँ तक आ चुके हैं तो वो चाह रहे हैं कि हम लूटपाट कर लें। खैर, जब नादिर शाह के कुछ ऑफिसर्स गए और एक खबरें को पुष्टि की और खबरों में सच्चाई आई कि नहीं बात सही है, तो फिर फाइनली नादिर शाह ने सुबह होने का वेट करता है और 11 मार्च 1739 का वही सुबह का दिन, जो हम पहले इंट्रोडक्शन के वीडियो में बता चुके थे कि लाल किला से वो निकलता है, अपने घोड़े पे बैठ करके निकलता है, उसके चारों तरफ सैन्य अधिकारी रहते हैं।
चांदनी चौक और लाल किला के मध्य में एक मस्जिद रहता है, उस मस्जिद का नाम रहता है रोशन उद्दौला मस्जिद। वहां पहुंचता है और वहां से अपनी तलवारें को म्यान से बाहर निकलता है। और तलवारें को म्यान से बाहर निकालने का मतलब यह हुआ कि अब आपको कोई भी पूरी छूट है, दिल्ली की जनता को लूटो, यहाँ की धन संपदा को लूटो। और मात्र 4-5 घंटे का ही समय में ही, 5 घंटे वो 9 बजे ऑर्डर देता है, 2 बजे में ही दिल्ली में लाशों से लाशों, दिल्ली लाशों से पट जाती है। जो हम पहले बता चुके हैं, नलियां, जो दिल्ली के जो नालियां थे उसमें सिर्फ रक्त उफन उफन करके बह रहे थे। 20,000 महिलाओं को बंदी बना लिया गया था। और इससे ज्यादा अब लाशों को बहुत ज्यादा देर तक रहने में क्या हो रहा था, लाशें में सड़न आ रही थी, लाशें सड़ रही थी। वहां के कोतवाल ने नादिर शाह से पूछ करके कि लाशों को कैसे हटाया जाए, और ज्यादातर लाशें मुसलमान की थी। और आप ये समझ सकते हैं कि हिंदुओं के साथ साथ उस मुसलमान की लाशों को भी जलाया जा रहा था। और जब एक खबरें मोहम्मद शाह रंगीला तक पहुंचती है तो मोहम्मद शाह रंगीला अपने वजीर और निजामुल मुल्क को उस मस्जिद में भेजता है। वो नंगे पांव आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं और रहम की भीख मांगते हैं नादिर शाह से कि प्लीज आपको पैसा चाहिए, पैसा हम देते हैं, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देते हैं, लेकिन ये मार काट कत्लेआम को खत्म कर दीजिए। और कुछ सोर्स ये भी बताते हैं कि एक फकीर आया था, एक काजी आया था, और काजी आकर के नादिर शाह को बोलता है कि अगर आपको दिल्ली में और कत्लेआम करना है तो इस मुर्दों में जान डालिए और फिर से इसको कत्ल कीजिए, क्योंकि अब दिल्ली में कोई बचा हुआ नहीं है। इस कारण से नादिर शाह को दया आ जाती है और दया के कारण फिर से वो नेगोशिएट करता है। अब वो पैसों के नेगोशिएट करता है। उसे जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा देने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके पास उतना पैसा था नहीं। तो पैसा कहाँ से आए, पैसा कहां से आए? अब 70 करोड़ रुपया नादिर शाह यहां से लेकर के जाता है। अब 70 करोड़ रुपया जुटाने के लिए नादिर शाह तो जितना लूट सकता था उतना तो लूटा ही। अब क्या हो रहा था कि मोहम्मद शाह रंगीला के आदेश पे उनके अमीर, उनके ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, दिल्ली की जनता को लूट रहे थे कि ताकि हम इनको लूटें, कि ताकि मोहम्मद शाह रंगीला का जो पैसे की भूख है उसको शांत किया जाए। और पैसे की भूख शांत हो जाएगी जब तक तो एक कत्लेआम करना बंद कर देगा और दिल्ली से चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना दुर्भाग्य का समय था वो समय, कि पहले नादिर शाह लूटता है और फिर मोहम्मद शाह रंगीला के आदेश पे उनके अधिकारी दिल्ली की जनता को लूटते हैं कि ताकि पैसा लूट करके नादिर शाह को दिया जा सके।